स्टार्ट करें? चलो अभी वही फोन कर रहे थे ना जी, अभी हो जाएगा, 5-10 मिनट में हो जाएगा। चलिए आज लास्ट क्लास है आप लोगों का, मतलब अभी एक तो 12 बजे तक चलेगा ये, फिर शाम में 4:30 से 5:30 और 5:30 से 6:30, यही है ना? हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, कूलम्स लॉ। आज हम लोग बात करेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अच्छा, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी था कि 11 तारीख को, सभी बच्चे ऑनलाइन वाले भी सुन लो, 11 जनवरी को आप सभी के लिए फ्री ऑफलाइन ओपन मॉक टेस्ट है। अरे तुम लोगों का खाना अभी यही है ना? फ्री ऑफलाइन मॉक टेस्ट है सभी बच्चों का, जो कि 11 जनवरी को आपका 10 से 12, सुबह 10 बजे से रात में समझ ले लोग, है ना, लिखना 10 AM से 12 PM के बीच में होगा। ये किसी कॉलेज में होगा आपका, है ना, कोई कॉलेज बुक किया गया है ना? हाँ, तो इसके लिए आपको एडमिट कार्ड जो है ना, जाकर के ऑफिस से आप ले लीजिएगा। और जो भी ऑनलाइन वाले भी बच्चे अगर आप देना चाहते हैं तो आपको आकर के एडमिट कार्ड जो है कलेक्ट करना होगा, नीचे आप ऑफिस से जाकर के एडमिट कार्ड ले लेंगे। इसके लिए क्या हुआ, फॉर्म जाकर के फिल करना पड़ेगा आपको, है ना, फॉर्म फिल करके आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये इन्फॉर्मेशन था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। समझिए, हल्ला मत करो। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें वह इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इसे विद्युत बल रेखाओं से, इसे विद्युत बल रेखाओं से क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ये तो आपसे सवाल नहीं पूछता है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे सवाल पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, या फिर जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इनको मतलब इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, है ना, इनके क्या गुण हैं, यहां से आपसे सवाल बनेगा। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो आगे आगे मूव करें। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ना, ये जैसे यहाँ पर दो चार्जेस समझो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये कहां से निकलती है? ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और किसकी तरफ जाती है? नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है ना। ये पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव की तरफ क्या करेगी? जाएगी। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ जाती है, धन आवेश से निकलती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये कभी याद रखिएगा, ये जो है ना क्लोज कर्व का निर्माण नहीं करती है। क्लोज कर्व का निर्माण क्या? ये कभी देख रहे, बंद कर्व का मतलब है कि जैसे इस तरह से क्लोज कर्व हो, ऐसे ये निर्माण कर रही है क्या? नहीं, ये भी इधर से जा रही है, ये भी इधर से जा रही है। ये क्लोज कर्व नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इधर क्या है? एक ही तरफ, ऐसे ही है। इसलिए याद रखिएगा, ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है, जबकि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो करती है, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। इसके बाद याद रखिएगा तीसरा, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और याद रखिएगा कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र को, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, निरूपित करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का यूज किया जाता है, ज्यादा विद्युत बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, ठीक है, यहां पर तो चलिए बताओ कि आपने डबल, यहां पर दो चार्ज के केस में तो बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन सर मान लीजिए अगर सिंगल चार्ज हो तो क्या होगा उस कंडीशन में? तो देखिए जब सिंगल चार्ज होगा ना, ध्यान से समझना, सिंगल चार्ज के केस में जैसे ये प्लस है, अरे कर रहे हैं थोड़ा सा रुक जाओ, ये जो है ना सिंगल चार्ज के केस में क्या होगा, यहां से निकलेगा कहां तक जाएगा? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव चार्ज अगर है तो ये क्या होगा? अनंत से आकर के यहां पर क्या हो जा रही होगी? मिल जा रही होगी, है ना। ये सिंगल चार्ज के केस में ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन डबल चार्ज अगर है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब देखिए अगर दोनों पॉजिटिव है, ये एक दूसरे से मिलेगी क्या? नहीं, ये जाएगी इधर ऐसे, ये ऐसे, बात समझ रहे हैं? ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से ये जाएगी। अगर दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों नेगेटिव है तो उसके केस में अलग होगा, वैसे ही। चलिए फटाफट से इसे लिखिए, फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 3 नंबर पॉइंट, अच्छा ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं, मैंने काटी है, नहीं काटती एक दूसरे को, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, कर लो, है ना, ठीक है। चलो नहीं करती है, ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है, लिखा है नहीं करती है ये। हाँ अच्छा, यहाँ पे ये वाला, ये कहाँ बंद वक्र का? अगर देखो ये इधर से जाता और इधर से ऐसे वापस आता तो फिर क्लोज कर्व होता ना, इस तरह से जाता और इधर से आता तब ये क्लोज कर्व, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या बताओ?
नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये नहीं कहेंगे बंद वक्र का। मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होता है, बंद वक्र का निर्माण आपका होता है ना। तो अभी जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग आगे तो बताएंगे। हो गया, चल अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का खत्म हो जाएगा, सामने फिर मैग्नेटिज्म हमारा रहेगा, तो मैग्नेटिज्म हो जाएगा सामने। हाँ वो एक्चुअली देखिए खत्म तो ऐसे नहीं होगा, लेकिन क्या है ना कि जैसे मैंने रेलवे के किसी बैच में पढ़ाया हुआ है, तो उसका बोर्ड पीडीएफ लगा देंगे, इसमें लिखा हुआ ही रहेगा वो, जैसे सामने जो 1 घंटे में ना, तो क्या है कि बोर्ड पीडीएफ से मैं ऐसे लिखा रहेगा, बस उसको मैं क्या करूंगा ना, डिक्टेट कर दूंगा, तो 1 घंटे में हो जाएगा कंप्लीट, है ना। मैं चाहता तो नहीं हूँ ऐसा हो, लेकिन क्या करें, हमारे पास वक्त 1 ही घंटे है, तो मेरा ही हैंड राइटिंग होगा, किसी रेलवे की क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो उसको मैं समझाता रहूंगा बस। डंडी नहीं मारेंगे, डंडी मारना रहता तो फिर तो लिख के ही कंटेंट कर देते, है ना। डंडी मारना रहता तो 31 तक ही खत्म करके निकल जाते हैं हम, है ना। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डंडी नहीं मारते हैं, डंडी आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया, तो इसलिए रात के 2 बजे तक जाके बायोलॉजी वाला बनाया है मैंने, है ना। आपको दिख भी रहा होगा मेरे चेहरे पर कि रात में सोया नहीं हूं मैं ठीक से, ठीक है। तो ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दें, आपके एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे बोलते हैं विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये डेफिनेशन सब आपसे नहीं पूछेगा पेपर में। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र है, ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र है, इसमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, E इज इक्वल टू क्या होता है, याद रखना, F अपॉन क्या होता है, Q। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q। ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं, यानी कि इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल E से क्या किया जाता है, और उस पर आरो ये बता रहा है कि एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसे कैपिटल E से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। अब देखिए इसका जो SI यूनिट होगा, पहले तो लिख लीजिए कि यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, और इसका जो SI यूनिट होगा, बताइए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और इसका जो कूलम चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो यानी कि इसका एक यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। और याद रखिएगा इसका एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। ये कैसे आता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है। क्यू चार्ज है ना, F यहां पर लिख लीजिए, F क्या है, बल, और Q क्या है, आवेश। इसका यूनिट खूब पूछता है ना, यूनिट से आपसे सवाल बनेगा, फॉर्मूले से आपसे सवाल बनेगा। अब ये सूत्र कहां से आया है, इसकी भी बात हम लोग करते हैं ना, कैसे आता है। आगे चलें, चलिए अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है E इज इक्वल टू, देखिए कैसे आएगा, आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र है, यहाँ पर मान लीजिए कि Q यहाँ पर कोई चार्ज है, और यहाँ से R डिस्टेंस से हम किसी आवेश को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं, R डिस्टेंस से इसके बीच में मान लीजिए, इसके बीच में कितना फोर्स कितना लगेगा, इसके बीच में बताओ, F इज इक्वल टू KQ इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, K मतलब सॉरी F अपॉन क्या होता है, Q होता है ना, यानी कि F जो है ये कितना आ गया आपका, ये फॉर्मूला हालांकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रेलेवेंट मुझे लग नहीं रहा है, KQ इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा, Q, यानी ये Q बटे R स्क्वायर बटे Q होगा, सॉरी R स्क्वायर बटे Q। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने का, लिखना है तो लिख लीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा रेलेवेंट आपके एग्जाम के लिए लग नहीं रहा है, बाकी आपकी इच्छा है लिख लो। सवाल में क्या बनेगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा जो यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, न्यूमेरिकल आपका इस फॉर्मूले से बनता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये रेलेवेंट है। अब देखिए क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कहेगा अगर 30 कूलम के किसी आवेश को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर 180 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इस तरह से सवाल बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका वही फॉर्मूला, यहाँ पर पुट करिएगा क्या, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, डायरेक्टली फॉर्मूले से आपसे सवाल बनता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कितना है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, F कितना है 180 और Q कितना है 30। यहाँ पर आपका यूनिट का भी ध्यान रखना है, क्या होता है 6 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, है ना। इसी तरह आप यहाँ पर क्या होगा ना, डाटा चेंज कर देंगे आपको, है ना, फॉर्मूला यही वाला रहेगा, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, और अलग अलग डाटा चेंज करके क्या करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, बहुत रेयरली सवाल बनेगा यहाँ से आपसे। इस चैप्टर में सवाल बनता है ना, मेन बनता है इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस, है ना, इन सबसे ज्यादा सवाल बनता है, ठीक है। यहाँ से बहुत रेयर सवाल आपका बनेगा पेपर में। इसके आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट है विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव की बात करते हैं तो ये क्या होता है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट धनावेश को, एकांक धनावेश को, एकांक लिख लीजिए हिंदी में अगर लिखना है तो एकांक लिख लो, यूनिट लिख लो, एक है एकांक धनावेश को
अनंत से किसी डेफिनेशन बस याद रखना है, किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका भी देखेंगे कैसे निकलता है ये। और इसे याद रखिएगा, V से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसके बाद याद रखेंगे कि इसका जो SI यूनिट है वो क्या होता है, वोल्ट। और इसे मेजर किससे करते हैं, इसे वोल्ट मीटर से मापते हैं। इसके बाद याद रखिएगा यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। और याद रखना जो आपका वोल्ट मतलब विद्युत विभव है ना मतलब वोल्ट मीटर है ना, लिख लेना एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, या वोल्ट मीटर के बारे में आगे भी बताऊंगा, रहने दो, पहले आप इसे लिख लो, इसके बारे में आगे बात करते हैं। अभी आता कैसे है, कैसे निकालते हैं इसे, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ग्राफ समझ। चला आगे, चलिए अभी बताएंगे पूरा वोल्ट मीटर एमीटर पूरा पढ़ाएंगे आगे, चिंता क्या कर रहे हो। चलो हाँ हाँ कराएंगे, अभी आगे पूरा वोल्ट मीटर एमीटर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये इसका कैसे निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू KQ अपन क्या होता है R होता है। कैसे आता है फॉर्मूला, बात करेंगे अभी। लेकिन यहाँ से देखिए, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, KQ 1 × Q2 मतलब KQ अपन क्या होता है, R स्क्वायर, ये होता है ना जी। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताओ, KQ अपॉन R × 1/R लिख सकते हैं। यानी कि हम इसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू यहाँ पर KQ अपॉन R को क्या लिख सकते हैं, V × क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या हो गया, R। हाँ या बोलो। अब देखिए यहाँ पर इसका एक यूनिट जो है, इससे अगर हम निकालें यूनिट, यहाँ पर वोल्टेज का यूनिट क्या होता है बताओ, इसका वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और आर का यूनिट क्या होता है, मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट क्या आ गया, वोल्ट पर मीटर। आपको बताया था कि आगे बताएंगे कि वोल्ट पर मीटर कैसे आता है, इस तरह से आता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपका वोल्टेज है इसका दूसरा यूनिट और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पता है आपको क्या होता है, इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, यही होता है ना जी, इनटू मीटर होगा ना। यानी क्या हो जाएगा, इसका एक यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूटन मीटर पर कूलम, है ना। अब इसके बाद इसको निकालने का देखिए फॉर्मूला हो रहा है, पहले आप इसे लिखो। तो आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, हो सकता है वोल्ट हो, या हो सकता है वोल्ट की जगह पे ये न्यूटन मीटर पर कूलम हो। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी किसका यूनिट है, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक यूनिट और आएगा, देखते हैं क्या यूनिट आता है वो, यानी ये भी वोल्ट के बराबर ही है, ये वोल्ट सब सेम है। अब आगे चलते हैं इसके आगे, देख लिया। फिर इसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है एक दो, वो न्यूमेरिकल देखेंगे एंड फिर चलेंगे हम लोग रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, इन सब के ऊपर। क्या हो गया, हाँ हाँ तीसरा, अभी किसका 3 यूनिट होगा, ये वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल का यूनिट नहीं है, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है ना। एक तो वोल्टेज यूनिट हो गया, एक न्यूटन मीटर पर कूलम यूनिट हो गया, एक यूनिट अभी और देखेंगे। देखिए नेक्स्ट याद रखिएगा, अगर अगर क्यू आवेश को, क्या नहीं लिखे, क्या हो गया, अच्छा, अगर क्यू आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, याद रखिएगा, अगर क्यू आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य W है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, वो हो जाता है W अपॉन Q। याद रखिएगा V इक्वल टू क्या हो जाता है, W अपॉन Q। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में यहाँ से काफी सवाल बनता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे किसी 30 कूलम्ब आवेश को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए किया गया कार्य 1800 जूल है, में लाने के लिए किया गया कार्य 1800 जूल है, तो विद्युत विभव क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इस तरह से सवाल बनेगा आपका। बाकी ये डाटा चेंज करेंगे अलग अलग और आपसे पूछ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये W है, अगर इसका एक यूनिट यहाँ पर निकालो, W है तो W का यूनिट क्या होगा, जूल, वर्ग का यूनिट जूल होता है ना जी, और चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम, यानी जूल पर कूलम। ये भी किसका यूनिट है, ये भी आपका विद्युत विभव का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। यानी कि 3 यूनिट आया, देखो, एक जूल पर कूलम, एक क्या हो गया वोल्ट, है ना जी, और एक क्या हो गया, अभी हम लोगों ने देखा था, क्या लिखा था यहाँ पर देखो, न्यूटन मीटर पर कूलम। यानी ये सब किसका यूनिट है, ये सब आपका यूनिट है, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब क्वेश्चन बन सकता है आपसे, इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, ये 3 दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा। आप आपसे सवाल पूछेगा और पूछ देगा कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट नहीं है, ये 3 ऑप्शन दे देगा, एक चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा। आगे बात समझ में, इस क्वेश्चन को करिए, आसानी सवाल है, मुझे लगता है कि तुरंत कर लीजिएगा आप लोग, है ना। 60 वोल्ट या फिर 60 जूल पर कूलम या फिर 60 न्यूटन मीटर पर कूलम। तो V इक्वल टू क्या, W अपॉन Q। W कितना है 1800, चार्ज कितना है 30, तो 60 वोल्ट या 60 जूल पर कूलम या फिर 60 न्यूटन मीटर पर कूलम। इसमें अब ये है ना, देखो 3 डाटा है आपका, कोई 2 डाटा दिया, मान लीजिए 2 डाटा दे दिया, तीसरा डाटा पूछ लेगा, है ना। आपसे ये दोनों दे दिया, चार्ज पूछ लेगा, निकाल लीजिएगा ना, अगर इस तरह से पूछेगा तो। न्यूटन मीटर कूलम कैसे आया, यहाँ पर देखिए ना, देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू इनटू R आया ना। E का क्या यूनिट है बताओ, हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, E का इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, कहाँ गया, इधर, न्यूटन पर कूलम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, ये देखिए, ये है ना न्यूटन पर कूलम, है ना। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम है, और इसका R का यूनिट क्या है, मीटर, तो न्यूटन मीटर पर कूलम नहीं हो गया, है ना। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है किसी दो बिंदु के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर बोलते हैं इसको,
याद रखिएगा, ये कहते हैं किसी दो बिंदु के बीच, किसी दो बिंदु के बीच विद्युत विभव के अंतर को, किसी दो बिंदु के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, समझिए यहां पर आपका मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट और यहां पर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट, है ना। तो याद रखना, जब भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपसे पूछे कि इस दो बिंदु के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसके बीच जो भी पोटेंशियल का अंतर है, यानी 100 माइनस कितना 60, यानी कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। तो यानी कि इसका जो यूनिट होता है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। इसका ऐसा यूनिट जो होता है क्या होता है, दैट इज वोल्ट। और इसे भी किससे मेजर करते हैं, तो याद रखिएगा इसे भी वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है, इसे भी वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है ना, कई बार आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किधर से किधर फ्लो करेगा, ये इधर से इधर फ्लो करेगा या इधर से इधर फ्लो करेगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मतलब इलेक्ट्रिक करंट वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, प्रवाहित होता है। अब देखिए ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के बारे में याद रखिएगा कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। इसके बाद याद रखिएगा वोल्ट मीटर को हमेशा किसमें जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ा जाता है, पैरेलल में। मतलब किसी भी सर्किट में अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, आपका सेम होता है। और किसी गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जैसे कि मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर तक में करंट को मेजर करते हैं, तो किसी गैल्वेनोमीटर को, इसमें यहाँ पे आएगा नहीं, अगली स्लाइड में लिख दूंगा इसे, पहले आप यहाँ तक करो, यहाँ पे नहीं होगा, नेक्स्ट स्लाइड में इसे हम लिखते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद एक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, समान विभव वाले क्षेत्र। हो गया, कैन आई मूव। हो गया, चला। नेक्स्ट याद रखिएगा, किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ दिया जाता है। एक उच्च प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के साथ किसमें जोड़ दिया जाता है, सीरीज में। जैसे कि सीरीज में जोड़ दिया जाता है, समझिएगा। जैसे मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का यूज एक्चुअली में कहां पर होता है, यार बहुत मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में करंट होता है तो उसको मेजर करने के लिए। और यहां पर क्या होता है ना, इसके साथ एक हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को जोड़ करके क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़ गया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये आपका क्या बन जाता है, ये वोल्ट मीटर बन जाता है। अब इसके आगे है नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, या फिर इसे बोलते हैं समान विभव वाले क्षेत्र, समान विभव वाले क्षेत्र। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक सरफेस है, ये कोई एक सतह है ना, समझो। यहां पर क्या है ना, हर एक बिंदु पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, हर एक बिंदु पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, या फिर और भी पॉइंट है। हर जगह आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो क्या आ रहा है, आपका समान आ रहा है। तो यानी कि एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा क्षेत्र जहां हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर विद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू क्या, VC। यानी कि यहां पर क्या होगा, किसी दो बिंदु के बीच अगर आप क्या करेंगे, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, शून्य आएगा या नहीं। याद रखिएगा, इसमें किसी दो बिंदु के बीच, इसमें किसी दो बिंदु के बीच विभवांतर हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, के बीच विभवांतर शून्य होता है, यानी जीरो होता है, ठीक है। तो नोट करिए, फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, देन वी विल डिस्कस ओम्स लॉ। हो गया, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मूव करें, कोई नहीं, लिख लो हाँ, विभव पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी बताया था कि यहाँ पर देखिए, ये कहा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई यूनिट चार्ज है ना, उसको अनंत से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो किया गया कार्य होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। जिसको निकालने का फॉर्मूला भी बताया, क्या होता है, KQ/R, या ये न्यूमेरिकल भी कराया, ठीक है। आगे चलें, अभी बात करेंगे गैल्वेनोमीटर। जब बहुत कम मात्रा में जब करंट को मेजर करना होता है ना, तो गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अब देखिए, कोई भी आपका चालक है, मतलब कोई भी कंडक्टर है, कोई भी वायर है, कोई भी डिवाइस है, उससे
कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है ना, यानी कितना चार्ज उससे फ्लो हो रहा है, उस चार्ज के फ्लो के रेट को, यानी चार्ज के फ्लो का जो दर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और I इज इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है क्या, Q अपॉन T। अब देखिए यहाँ पर इसका अगर हम यूनिट देखेंगे, इसका ऐसा यूनिट तो होता है क्या, आपका एम्पियर होता है ना, क्या होता है, एम्पियर। लेकिन यहाँ पर देखिए एम्पियर ये कहाँ से आया, तो ये Q का क्या होता है, कूलम होता है ना, और टाइम का क्या होता है आपका सेकंड, यानी कि कूलम पर सेकंड। और याद रखिएगा यह एक कैसी राशि है, इसमें दिशा है लेकिन फिर भी यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर के एडिशन रूल का पालन नहीं करता है। इसे किससे मापा जाता है, तो इसे अमीटर से मापा जाता है। किससे मापते हैं, अमीटर से मापा जाता है। इसके बाद याद रखिएगा एक आइडियल, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, शून्य होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। और याद रखना कि अमीटर को किसी सर्किट में, अमीटर को किसी परिपथ में किसमें जोड़ा जाता है, किसी परिपथ में सीरीज में जोड़ा जाता है ना, क्योंकि सीरीज में करंट का मान क्या होता है, सेम होता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। पहले आप इसे लिखिए फिर चलते हैं, बात करते हैं इसके आगे। एमसीबी को, एमसीबी अलग चीज है ना, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, एमसीबी को हमेशा जो लाइव वायर होता है ना उसके साथ जोड़ते हैं। अभी फ्यूज वायर जब बताएंगे आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, वहां पर बताएंगे कि एमसीबी को किसमें जोड़ते हैं ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर उसको जिंदा तार के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, उसे भी सीरीज में ही जोड़ेंगे क्योंकि उसमें भी करंट का मान ज्यादा होता है, तभी एमसीबी क्या होता है आपका, डाउन होता है, गिर जाता है। चला आगे लिखते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट में कि बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा यानी जब मिली एम्पियर हो या माइक्रो एम्पियर हो, है ना, बहुत कम मात्रा यानी मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। एक्चुअली डिफ्लेक्शन से बताता है कितना करंट फ्लो हो रहा है। मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में अगर बदलना हो, किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए एक लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को, जिसे क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं, रेजिस्टेंस को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जिसे संट कहते हैं। रेजिस्टेंस को किसमें जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है, समानांतर में जोड़ा जाता है। और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा, जैसे मान लीजिए कि कोई वायर है, अगर आपका इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। अगर मान लीजिए किसी दो बिंदु के बीच विभवांतर अगर आपका शून्य है, तो क्या वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, बताइए, नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने के लिए मतलब विभव के बीच में, दो पोटेंशियल के बीच में क्या होना है, डिफरेंस होना जरूरी है। यानी कि उच्च विभव से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होता है। इसलिए याद रखिएगा अगर किसी दो बिंदु के बीच, अगर किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर शून्य है, विभवांतर 0 है, तो उसके बीच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसके बीच विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका एसी और एक होता है डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लास्ट में लिखा अगर दो पॉइंट के बीच विभवांतर 0 है तो उसके बीच विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए विभव के बीच अंतर होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उच्च विभव से किधर, निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, इसलिए। चला आगे। अब जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ सकता है, अच्छा कोई लिख लो हमसे। चला आगे, हो गया, कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा ना, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, किसी वायर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन अगर इधर है, तो करंट जो है ना वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए, अगर किसी वायर से 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से सवाल बन सकता है, हो रहा है, तो उससे प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा होगा। करिए इस सवाल को देखते हैं। अब आपको पता है कि 1 एम्पियर का मतलब क्या, एम्पियर हम लोग किसे कहते हैं ये पता है ना,
एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है ये भी आपको पता है, तो करिए इस सवाल को। क्या नहीं बन रहा है? ठीक है, गुड। बाकी आया किसी का? चलो देखो, समझो। आई इज इक्वल टू क्या है? क्यू अपॉन टी है। और आपको पता है यहाँ पर जो आई क्या है आपका 4 एम्पियर, ठीक है। और क्यू मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है ना। अब ये कह रहा है पर सेकंड, प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना है ना आपको, यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 अपॉन ई। इसको 4 इंटू 1 अपॉन ई जब करिएगा यहाँ पर, ऐसे मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ। ये 10 टू पावर -19 होता है, यानी 4 इंटू यहाँ से आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, ये आ जाता है 25। ये तो सिंपल, मतलब जो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे। अब देखिए नॉर्मली अगर हम इसे डायरेक्ट करें कैसे करेंगे? आपको पता है कि 1 एम्पियर बराबर क्या है? 1 कूलम पर सेकंड, ये है ना, 1 कूलम पर सेकंड। यानी कि 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम पर सेकंड है, यानी 4 एम्पियर में पूछा है कितना कूलम पर सेकंड होगा? 4 कूलम पर सेकंड होगा ना जी। आपसे ये पूछा है कि प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? 4 कूलम। तो अब 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आप लोग जानते हैं? 6.25 होता है ना। इतना इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम में अगर इतना इलेक्ट्रॉन, तो 4 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 25 इंटू 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यही मात्र से आप करिएगा, ज्यादा सही रहेगा, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। अच्छा करो करो। चलें। नेक्स्ट है क्वेश्चन करिए दो क्वेश्चन करिए कि अगर किसी वायर से 4 मिनट में 12,000 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या होगा? करिए एक सवाल ये। और दूसरा है कि अगर किसी वायर से 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे 8,000 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा? इस तरह का न्यूमेरिकल पूछ देता है आपसे। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। क्यू आपका कितना है? 12,000। टी आपका कितना? 240 सेकंड है ना। ये 24 से कट जाएगा कितनी बार में? 50 बार में, तो 50 एम्पियर हो गया आपका आंसर। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या? टी है ना। आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। तो टी इज इक्वल टू क्या? क्यू अपॉन आई, यही होगा ना। क्यू कितना दिया हुआ है? 8000 एंड करंट है 20, तो ये कट गया 2 से कितनी बार में? 400, यानी 400 सेकंड, यानी हम लिख सकते हैं 6 मिनट 40 सेकंड, है ना। 6 मिनट 40 सेकंड, यही है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसी एंड डीसी की बात करते हैं, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला याद रखिएगा अल्टरनेटिंग करंट, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं एसी, या फिर इसे कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। अब देखिए ये जो प्रत्यावर्ती धारा है, इसमें क्या होता है ना, इसमें याद रखिएगा करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, करंट का मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन समय के साथ बदलता है। क्योंकि ये कैसा होता है? साइनोसॉइडल होता है, समय के साथ बदलता है, बदलता रहता है। यानी कि जो एसी होता है ना, देखो इस तरह से होता है, ऐसे अल्टरनेटिंग करंट जो होगा ये ऐसे होगा, ठीक है। यहां पर देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और क्या होगा? डायरेक्शन भी क्या होगा? हमेशा बदलता रहेगा, है या नहीं? ठीक है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखिएगा इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज, और प्लस माइनस इसमें क्या होता है? 3% का क्या होता है? एरर होता है, यानी कि प्लस 3% ज्यादा भी हो सकता है फ्रीक्वेंसी, 3% कम भी हो सकता है। प्लस माइनस 3% होता है, 3%। और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो आता है ना, उसका क्या होता है? वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। डोमेस्टिक सप्लाई जो इंडिया में होता है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर होता है। याद रखना इससे बैटरी चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, इससे बैटरी चार्ज करना पॉसिबल नहीं है, इससे बैटरी चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं कर सकते आप इससे। क्यों? क्योंकि इसमें करंट का मान जो हो रहा है ना, बढ़ घट रहा है हमेशा, और इसे दूर तक भेजना पॉसिबल है, लेकिन इसे दूर तक भेजना संभव है। दूर तक भेजना इसलिए संभव है ना, क्योंकि इसमें लॉसेस काफी कम होते हैं। इसे दूर तक भेजना क्या है? पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जो लॉसेस होता है, इसमें जो हार्डिंग होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। जीएस क्रैश कोर्स में नहीं, अभी आज चला जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का अपडेट हो जाएगा सुबह, है ना। अंकित करवा देंगे, जितना जरूरी है आपके लिए वो करवा देंगे, निश्चिंत रहिए, है ना। ठीक है, अभी हो जाएगा अपडेट, मैं करवाता हूँ, मैंने बोल दिया। हालांकि केमिस्ट्री का मिल गया था, पढ़ लिया था आप लोग? केमिस्ट्री का पढ़े थे कि नहीं? नहीं, चल। बायो में भी लगभग 350 के आसपास पॉइंट है, उसको भी देख लीजिए। बायोलॉजी वाला हुआ अपडेट कि नहीं हुआ? अभी चेक करो एक बार, हो जाना चाहिए। हो गया है।
कोई नहीं, नहीं हुआ तभी करवा देंगे, क्लास में ही करवा देंगे। हो गया? बिना देखे बोल देते हो नहीं बताएं। अच्छा बोर्ड लगाया, कोई नहीं, अभी नहीं हुआ करवा देंगे, चिंता मत करिए। दूसरा याद रखिएगा, डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट यानी जैसे हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा। तो याद रखना कि ये जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, समान रहता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है याद रखिएगा 0 हर्ट्ज होती है। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 0 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज होती है। ये सवाल खूब पूछता है एग्जाम में, क्योंकि ये डीसी जो होता है ना, इस तरह से होता है, ऐसे इस तरह से होगा ये, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद याद रखिएगा, इससे बैटरी चार्जिंग पॉसिबल है, इससे बैटरी चार्जिंग पॉसिबल है, संभव है। और याद रखिएगा, ये जो इसे दूर तक भेजना पॉसिबल नहीं है, इसे दूर तक भेजना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं। और इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये बताओ कि एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं डिस्टक, क्या बोलते हैं? डिस्टक। और डीसी को एसी में कन्वर्ट कौन करता है? इन्वर्टर, इन्वर्टर। ठीक, इसे लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ, ओम का नियम। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है बताना उसमें हिमांशु जी, क्या समस्या है आपको, बोलिए। नाउ वी विल डिस्कस ओम्स लॉ। हाँ रहता है, लेकिन नॉर्मली जो रहता है वो कितना रहता है आपका, है ना? हाँ, 50 प्लस माइनस 3 हर्ट्ज। ठीक है, चलें। क्या हो गया? कैसा होता है देखना है? अरे ये यंत्र होता है, छोटा सा होता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आप उतना रेक्टिफायर को देखने का जरूरत नहीं है, बस खाली इतना ही सवाल बनेगा आपसे। रेक्टिफायर इस तरह से होता है, रेक्टिफायर, है ना, इस तरह से, ऐसा इस तरह का होता है फायर इमेज, ऐसे देख लो। एक्चुअली में आपका इस तरह से होगा, है ना, ये लगा होता है। आगे समझ में? खैर ये सब आपके काम का नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का नियम। सबसे पहले तो याद रखिएगा, इसे दिया किसने? इसे जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में दिया। इसे जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में दिया। ईयर याद रखिएगा, पूछ देता है। और ये ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, यानी कि नियत ताप पर और दाब पर जो वोल्टेज होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए एक हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, और वो क्या आता है? आर। यानी कि यहाँ से आ जाता है कि V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से देखिएगा, हम आर इज इक्वल टू निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V अपॉन आई। क्या आ जाएगा? V अपॉन आई। अब इसका बताइए, V का यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। आई का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। यानी वोल्ट पर एम्पियर ये रेजिस्टेंस का यूनिट हो सकता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग ओम। क्या बोलते हैं? और जिसे ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है इस तरह से, ओम से। अब यहाँ से देखिएगा, आपसे पूछ दिया जो 1 ओम का, ये पेपर में आपका पूछा गया 1 ओम बराबर क्या? तो 1 ओम बराबर क्या? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, होगा ना जी? ठीक है, तो 1 ओम ये सवाल आपके पेपर में पूछा हुआ भी है। तो पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके, इसे मेजर किससे? अब रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इसका मान, है ना। फिर जो अगर टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो मेटल्स में रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मेटलॉइड्स उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा टेंपरेचर बढ़ाने पर, है ना। किसी वायर को अगर खींच कर उसके मतलब उसको दुगना कर देंगे तो क्या होगा, है ना। बाकी और भी कई सारी चीजें हैं, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चला आगे, कर लिया नोट। नेक्स्ट अब देखो, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की बात करते हैं। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, याद रखिएगा, किसी पदार्थ का या किसी पदार्थ का या किसी पदार्थ का नहीं लिखो, इसे पदार्थ नहीं लिखो, किसी चालक का, नॉट पदार्थ, किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण उससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब विरोध करता है, विरोध करता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, इसका लंबाई कितना है? L। लेंथ कितना है इसका? L। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कितना है आपका? A। और इस पदार्थ का, ये जो पदार्थ है, इसका प्रतिरोधकता कितना है? प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ये मान लीजिए क्या है? रो। क्या है? रेजिस्टिविटी ये मान लीजिए आपका रो। इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? रो L अपॉन A, है कि नहीं। यानी कि जो आपका पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? तो ये एक तो तार की लंबाई पर, है ना। दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है? तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हाँ ये L है, ये क्या है आपका A है ना। और तीसरा किस पर? तो तार की प्रकृति पर। किस पर? तार की प्रकृति या तार की प्रतिरोधकता जो है। और प्रतिरोधकता तार की किस पर डिपेंड करेगा? प्रकृति पर निर्भर करेगा। प्रतिरोधकता यानी रो। यहां तक बात समझ में आ गई। और याद रखिएगा, इसका ऐसा यूनिट आपको भी बताया, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम।
और यह कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी, है ना। और याद रखिएगा इसे मेजर किससे किया जाता है? इसे ओम मीटर से, किससे? ओम मीटर नामक एक यंत्र होता है, ओम मीटर, ओम मीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। चलें आगे मूव करें। चलिए नेक्स्ट है, ठीक, कोई नहीं, रुक जाते। अभी टेम्परेचर बताएंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, वहां पर क्या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर लिखा था उधर। अब टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस पर? टेम्परेचर का वो मेटल में अलग होता है, मेटलॉइड्स में अलग होता है। हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है उसमें अनुज जी? बढ़िया, तो सही तो है, वहां पर क्या समस्या है? चलो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग लंबाई बढ़ाते हैं, लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस। लेंथ को अगर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस। मेटल्स में क्या होता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मेटल में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाइएगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर घटाइएगा रेजिस्टेंस घट जाएगा। लेकिन मेटलॉइड्स में अपोजिट होता है। मेटलॉइड्स में जो उपधातु होता है, या सेमीकंडक्टर लिख सकते हैं आप, सेमीकंडक्टर में, अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। टेम्परेचर घटाइएगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसमें उल्टा होता है, बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी के अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को आधा कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन उसके पहले हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है, और फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे। चला, कोई नहीं कर लीजिए। हाँ, टेम्परेचर देखो, जैसे आपका रेजिस्टेंस में क्या होगा, मेटल में क्या करिएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? उसका घटेगा। मतलब क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर घटाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। मेटलॉइड्स में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है ना, उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो सेमीकंडक्टर होता है ना, उनके मतलब जो एनर्जी गैप जो है, एनर्जी गैप क्या होता है मेटल से? इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पर मेटल में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ा, क्योंकि लेंथ उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसका क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाता है ना, तो इसका जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको बताया था स्टार्टिंग में, याद करो, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एनर्जी मिलने लगता है, वो वैलेंस बैंड से किसमें जाना शुरू कर देता है? कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर देता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इन सेमीकंडक्टर्स, इन मेटलॉइड्स, जो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस क्या होने लगता है? घटने लग जाता है। अपोजिट यहाँ पर वो होता है। ठीक है, पीछे इसके पीछे वाला करना है, ये समझना है। क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में? नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहे हो? ये वाला पूछ रहे हो? मैं समझ नहीं रहा। अच्छा ये क्या ये पूछ रहे हो? अरे यहाँ पर जो किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध है ना, ये इन तीन चीजों पर क्या करता है? डिपेंड करता है। तार की लंबाई पर जो यहाँ पर एल है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो आपका ये है ना ए, और तार की प्रतिरोधकता पर जो आपका ये रो है ना। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिविटी, या इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। देखिए वो किसी चालक का गुण था, ये किसी पदार्थ का प्रॉपर्टी होता है ना, कोई भी मटेरियल, ये किसी पदार्थ का, या ये किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आप से, या किसी पदार्थ का वह गुण है जो जिसके कारण वह अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का विरोध करता है। इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। इसे डिनोट करते हैं किससे? तो याद रखिएगा इसे रो से डिनोट करते हैं, इसे रो, और रो को लिखेंगे ऐसे, रो से डिनोट करते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होता है, याद रखिएगा, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है इसका? ओम मीटर। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करेगा? ये किसी चीज पर नहीं, ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है ना। ये किस पर डिपेंड करता है? ये पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करता है। ये सभी पदार्थ का अलग अलग होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर रेजिस्टेंस को n गुना कर दिया जाए तो क्या होगा। हाँ जी, प्रतिरोध नहीं समझ पा रहे क्या बोले? प्रतिरोध जो है, नहीं पदार्थ प्रतिरोध जो है वो किन तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा, है ना। ये किस पर डिपेंड करेगा? देखो प्रतिरोध जो है ये आपका तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो तार की लंबाई क्या है उस पर भी निर्भर करेगा, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उस पर डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ तार का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन प्रतिरोधकता वो उसकी लंबाई पर डिपेंड नहीं करेगा, वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे मोटा तार है चाहे पतला तार है, छोटा तार है बड़ा तार है लंबा तार है, सबका प्रतिरोधकता क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आया? क्योंकि ये मटेरियल ये किसका? पदार्थ का नेचर है ना। मान लीजिए कोई एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा है और कोई आयरन का बहुत बड़ा छड़ है, दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा? सेम होगा। आगे समझ में? ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नहीं कोई बात नहीं, लिख लीजिए।
ठीक है ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंडक्टेंस, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग चालकत्व। याद रखिएगा यह किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आप से विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है, वह अपने आप से विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं यह प्रतिरोध का क्या है, उल्टा है ना जी। वो नहीं होने देता था, यह होने देता है। याद रखिएगा यह प्रतिरोध का उल्टा होता है, यह प्रतिरोध का उल्टा होता है। इसके बाद याद रखेंगे जो इसका फॉर्मूला जो होगा इसे जी से डिनोट करते हैं, इसे जी से निरूपित करते हैं, यानी कि जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r। क्या होता है, 1/r। यानी हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/ρ/L लिख सकते हैं जी, आया ना बोलो। यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A/ρ/L, आया ना। अब देखो इसको 1 बाय जो रो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है क्या हो जाता है, सिग्मा × A/L। यानी कि यहाँ पर देखो एरिया बढ़ेगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा तो आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, घटा तो घट जाएगा, लेंथ घटेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा। इसका जो एसआई यूनिट होता है, याद रखिएगा एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट होता है इसका एक तो सीमेंस, क्या होता है सीमेंस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं महो, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स। क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स। और कंडक्टिविटी का क्रम याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होता है, चांदी का। ये क्रम याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी चांदी, सेकंड बेस्ट कंडक्टर कौन है, कॉपर, इसके बाद आपका गोल्ड, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद याद रखना जिंक, ठीक है, Zn। ये क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी। अरे अपलोड हो जाएगा, आप लोगों में भी हो जाएगा अपलोड, है ना, परेशान मत होइए। मैं अभी क्लास से निकल के ना फिर से एक बार बोलूंगा, ठीक है। हाँ, बायो के वन लाइनर में 353 पॉइंट मिल गया नवल, चलो बहुत बढ़िया, ठीक। क्रैश कोर्स वाले में कोई नई अपडेट हुआ ना जी, क्रैश कोर्स में भी करवाता हूँ आज। चलो हाँ, आज वाईटी पर क्या कहता है, मैराथन भी है, 2 से 4 आप लोगों का जो है ना, पीवाईक्यू किस सब्जेक्ट का हुआ था आप लोगों का, फिजिक्स का हुआ था ना सिर्फ। फिजिक्स किसका हो गया था, केमिस्ट्री का हो गया था। तो बायो आज ना, बायो और मतलब इसका जो है ना मिक्स मतलब चलेगा, मैराथन में कराएंगे क्वेश्चन, बायो का, केमिस्ट्री, फिजिक्स का, तीनों का 2 से होगा, 2 से 4 नहीं, ऑनलाइन होगा वो तो, स्टूडियो से होगा, है ना। बाद में देख लेना, जब भी समय मिले ना देख लेना, अगर लगेगा तो। अरे एक सेकंड, हाँ क्या बोल रहे हो, ये वाला बोल रहे हो। हाँ देखो, G इज इक्वल टू ये कंडक्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। G इज इक्वल टू 1/r होगा। अब 1/r जो है, r क्या सिग्मा, मतलब r को क्या लिख सकते हैं, ρ/L। इसको हम a ऊपर लेके चलेंगे क्या होगा, a/ρ/L। अब ये देखो जो 1/ρ होता है ना, इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा, और ये सिग्मा क्या होता है, ये होता है कंडक्टिविटी, हल्ला मत करो। ये क्या होता है, कंडक्टिविटी, या फिर ये होता है चालकता। क्या होता है, चालकता, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सिग्मा × a/L यहाँ से आ गया, और इसका यूनिट है सीमेंस, महो एंड ओम इनवर्स। अब इसके बाद कंडक्टिविटी, वो एक्चुअली वहां जो टेबल बनाया ना आपका, वो कंडक्टिविटी का क्रम है ना। याद रखिएगा रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है, या रेजिस्टिविटी का प्रतिरोधकता का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, चालकता, है ना। यानी यह किसी पदार्थ का वह गुण है, यह किसी पदार्थ का, किसी मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आप से विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, किससे, सिग्मा, ये सिग्मा है। और याद रखिएगा इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट सबका याद रखिएगा, एग्जाम में को पूछता है, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस पर मीटर, जो उसका था जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, सीमेंस पर मीटर, या फिर इसे महो पर मीटर भी कहते हैं, महो पर मीटर, ये इसका यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे, अगर किसी रेजिस्टेंस का प्रतिरोध n गुना, मतलब किसी रेजिस्टेंस की लंबाई n गुना कर दी जाए तो क्या होगा, उसका अगर एरिया n गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चला, डलवा देंगे अनुज जी पीडीएफ, निश्चिंत रहिए, है ना। अभी क्लास से निकल के मैं कॉल करके डलवाता हूँ, तीनों डलवा देंगे, चिंता मत करिए। अरे एक क्रैश कोर्स में नहीं गया है ना। चलो बाकी देखो, क्लास में जो कराया है ना, उसको ठीक ही है, वो तो मतलब कराया ही आपको। और वन लाइनर जो दिया उसका अच्छे से पढ़ लेना 3-4 बार, है ना। 90% से ज्यादा क्वेश्चन आप आराम से करिएगा पेपर में। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, बाकी देखो खाली वन लाइनर पढ़ के चल जाओगे तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन करके आ जाओगे, है ना। मोर देन 50% कर लीजिए, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अरे हो गया हो गया, ठीक है ठीक है। अगर अगर हाँ जरूर जरूर, रात में अगर किसी मतलब शाम में, मतलब वही 4:30 से जो चलता है, अगर किसी वायर की लंबाई को n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका पूछ दे कि किसी वायर का प्रतिरोध 10 ओम है, अगर इसकी लंबाई 4 गुना कर दें तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 40 ओम। अगर लंबाई आधी कर दें कितना हो जाएगा,
मतलब जो भी है, मतलब लंबाई को अगर आधी कर देंगे तो 5 ओम हो जाएगा ना, है कि नहीं। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा किसी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया को n गुना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो r डैश क्या हो जाएगा, r अपॉन n हो जाएगा, है ना जी। जैसे क्वेश्चन लिखिए, अगर किसी वायर का प्रतिरोध 50 ओम है तथा इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को 1/3 गुना कर दिया जाए, 1/3 गुना कर दिया जाए, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, बताइए क्या होगा। 50/3 ओम कितना हो जाएगा, 150 होगा ना जी। कैसे, देखो सिंपल है, एक लाइन में करो इसको, r डैश निकालना है, r अपन क्या करना है n, r कितना है 50, n कितना है 1/3, 3 ऊपर लेकर के जाइए कितना 150 ओम। और ऐसे भी आपको पता है कि अगर तार को पतला करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा ना कि घटेगा। इस तरह n वाला पूछेगा, लंबाई बढ़ाने वाला कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब आपसे पूछेगा अगर सर आप पढ़ाते सही हैं बट पीडीएफ नहीं देते हैं तो बहुत दुख होता है ना? आज आपके सारे दुख दूर करके जाएंगे। एक कश्मीरा है, कह रही है सर शायरी बोल दीजिए, हैं मतलब पढ़ लो। चल बाद में अभी हमें इसको कवर करना है ना, फटाफट से इसे लिखिए। चलिए कोई नहीं, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, बाद में कोई नहीं, बाद में करते हैं। यहां तक क्लियर सभी ने। चलिए अब अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे किसी वायर को खींचकर, याद रखिएगा अगर किसी वायर को, यहां पर तो खींच कर नहीं हो रहा था, अगर किसी वायर को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाए, तो याद रखिएगा वहां पर क्या होता है, n स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो आपका लंबाई बढ़ने के साथ साथ एरिया भी तो घटता जाएगा ना। तो यहां पर r इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, n स्क्वायर r के बराबर हो जाता है ना। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि किसी वायर का प्रतिरोध 10 ओम है, उसको खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाए, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, 90 ओम, है कि नहीं। कर लीजिएगा ऐसा सवाल। चलो अब हम लोग बात करते हैं किरचॉफ के नियम है 2, इस 2 नियम को समझना इसलिए जरूरी है, तभी आप रेजिस्टेंस वाला मतलब जो सीरीज और पैरेलल है तभी आप समझ पाओगे। अच्छा उसके पहले याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है ना, ह्यूमन बॉडी का प्रतिरोध क्या होता है, तो याद रखना इन ड्राई कंडीशन, सूखे स्थिति में, जब शरीर आपका सूखा है बिल्कुल, उस कंडीशन में 10 पर पावर 5 से 10 पर पावर 6 ओम के बीच में होता है। एंड इन वेट कंडीशन यानी गीली अवस्था में कम होगा कि ज्यादा गीली अवस्था में, अरे गीली अवस्था में कम होगा ना, गीली अवस्था में कितना हो जाता है 10 पर पावर 2 से 10 पर पावर 3 ओम के बीच में। और मेरा सवाल है कि ह्यूमन बॉडी का पीएच मान किस रेंज में होता है, याद रखिएगा 7 से 7.8 ओम, ठीक है। मोर देन इनफ है सुदर्शन कुमार जी, है ना, इसी को जितना पढ़ सकते हो पढ़ो बार बार। यही चीज ऑनलाइन में कितना टाइम लगता है करने में पता है, लगभग 5-6 महीने का टाइम लगता है ऑनलाइन में कवर कराने में, इतना जितना आपको 1-1.5 महीने में कराया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नहीं खैर आप लोग भी जल्दी जल्दी चीजों को सीखते गए इसलिए हो पाया, है ना। ऑनलाइन में तो जैसे एक ही चीज को 4 बार 5 बार समझाना पड़ता है ना। क्या हुआ, हाँ सुनाते। अरे पहले चलो यहाँ देख लो, है ना, केसीएल और केवीएल। केसीएल ऐसे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, या इसी को किरचॉफ का जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, या इसी को किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ जंक्शन लॉ, या फिर इसे कहते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का पहला नियम, इतना इसका एक नाम है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कहता क्या, कहता भैया देखो कोई सर्किट है, जैसे मान लो पटना जंक्शन है, यहाँ पर जितना ट्रेन आएगा उतना ही ट्रेन यहाँ से क्या होगा, जाएगा, है ना। ये कहता है कोई जंक्शन है, किसी सर्किट के अंदर कोई जंक्शन है, वहां पर इनकमिंग करंट जो है और आउटगोइंग करंट जो है उसका मान क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए अगर यहाँ से इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है, यानी कि यहाँ से करंट कितना जाएगा, 2 3 5 4 9 एम्पियर जाएगा। यही किरचॉफ करंट लॉ, यानी ये कहता है कि किसी सर्किट में किसी बिंदु पर इनकमिंग और आउटगोइंग करंट, इनकमिंग तथा आउटगोइंग करंट का मान क्या होता है, समान होता है। और ये किस पर आधारित है, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। हाँ क्या हुआ जब, अरे हम ट्रेन का बस ऐसे एग्जांपल, यहाँ पर करंट का समझिए आप, है ना। करंट में देखिए जितना करंट आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जितना आया, इधर से जो जाएगा यहाँ से मान लो 2 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर और 6 एम्पियर है, और यहाँ पर मान लो ये 7 एम्पियर, आपसे पूछेगा इधर से कितना करंट जाएगा, कितना जोड़ दो ना, 5 एम्पियर हो जाएगा। मतलब यह है कि सिंपल किसी भी बिंदु पर कोई सर्किट है ना, वहां पर कोई बिंदु है, वहां पर जितना भी आने वाला करंट होगा उसका योग और जितना भी जाने वाला करंट होगा उसका योग क्या होगा, बराबर होगा। आगे समझ में, जैसे मान लीजिए पॉइंट है ना, इधर से समझो, इधर से आया I1, इधर से आया I2, है ना, फिर इधर से आया I3 और यहाँ पर जा रहा है I4 और इधर जा रहा है I5, यानी हम लिख सकते हैं इसको I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, यही है सिंपल। आगे बात समझ में। चलिए अब देखिए शाम में जो है ना हम क्या करने वाले हैं, 1 घंटे का क्योंकि हमारे पास समय है, तो मैं आप लोगों को लिखने का समय नहीं दूंगा शाम में, है ना, लिखने वाला काम आप बाद में कर लेना। जितने भी पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी लिखे रहेंगे, उसे हम समझाते हुए चले, मेरा हैंड राइटिंग में होगा क्योंकि समय का थोड़ा तकाजा है ना, और हो जाएगा 1 घंटे में चीजें हम आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ अभी एक्चुअली मेरी 12 बजे से ना फिर क्लास है, तो एक है इसको फ्रेंड जोन में डाल दिया गया है जिसने भी लिखा है, अंशराज। ये कह रहा है कि एक तरफा इश्क की ये सीख है, उसका दिख जाना भी ठीक है, एक तरफा इश्क की ये सीख है, उसका दिख जाना भी ठीक है। हमने जब उनसे की इजहार मोहब्बत, वो कहते हैं जानी हम दोस्ती ठीक हैं।